दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या सोच चुके हैं, ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में एनालिसिस है, इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि कौन बैठ सकता है एग्ज़ाम में, क्या सिलेबस है, कैसे बढ़िया तैयारी करनी चाहिए, कौन से अटेम्प्ट में ज़्यादा कामयाबी मिलती है। मैं नहीं कह रहा, यूपीएससी खुद रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है, उस रिपोर्ट्स के एनालिसिस के बेसिस पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों साथ चलिए। और उसके पहले एक चीज़ मैं चाहता हूँ आपको बताना। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ बहुत ही खुशी खुशी एकदम जोशो खरोश से तैयारी शुरू करते हैं यूपीएससी की, लेकिन बहुत ही जल्द वो अपने आप को निराशा से भरपूर पाते हैं। मुश्किल एग्ज़ाम है और मुश्किल एग्ज़ाम के साथ साथ बहुत देश के टॉप बच्चे बैठते हैं, लेकिन आपने स्कूल में कॉलेज में टॉप किया होता है, नहीं किया होता, आपको जब कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि थोड़े बड़े हो चुके हैं ना, अभी हम 20, 21, 22 बरस के हो चुके हैं, तो कामयाबी जब नहीं मिलती एक बार तो लगता है कि कर क्या रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बेहतर अटेम्प्ट दिया जा सकता है, कौन से अटेम्प्ट में कामयाबी का चांस ज़्यादा है, कितने अटेम्प्ट देते हैं लोग, अटेम्प्ट कितने अलाउड हैं, एटसेट्रा लॉट ऑफ थिंग्स आई विल डिस्कस। ओके, ये ना जो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बात समझना, ये ना बात ज़रूरी है कि ना अगर जो बर्तन छोटा है अगर ना, तो उसमें थोड़ा ही पानी समाएगा, थोड़ा पानी समाएगा। ज़्यादा बड़ा बर्तन चाहिए तो उसमें ज़्यादा पानी आता है। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को इमेजिन करते हैं, नॉलेज समेटनी है, कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी, छोटी कैपेसिटी में थोड़ा ही सामान समाता है, थोड़ा ज्ञान, थोड़ी ही एक्सपीरियंस, तो इन सबको इंक्रीज करना होगा, पढ़ना होगा, लेक्चर्स लगाने होंगे, एफर्ट करना होगा। एक ना जो बहुत बड़ी दिक्कत पता क्या है, बहुत बड़ी दिक्कत में बहुत सारे बच्चों के साथ मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं जुड़ा हूँ और मैंने देख चुका हूँ पिछले इतने सालों में। एक जो मुझे चीज़ नज़र आती है आजकल, वो ना बहुत से बच्चे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो जिसको कामयाबी मिल रही है बस वो गिफ्टेड होगा, उस पर कोई भगवान की मेहरबानी रही होगी तो ही शायद उसका रैंक आ गया, अदरवाइज तो कोई इतनी मेहनत नहीं करता, क्योंकि आप अपने अपने आइसोलेशन में पढ़ रहे हो, क्लास लगा के वापस आते हो, जो भी करते हो जैसे भी, है ना, तो आपको लगता है अरे कौन इतनी मेहनत कर रहा है। पर दोस्तों मैं आपको चाहता हूँ बताना, मैं ना इतने सारे बच्चों के साथ जुड़ चुका हूँ, एक हमारा क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म भी रहा है स्लीपी क्लासेस के चलते, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हमारे साथ, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ टॉपर्स, सिंगल रैंक वाले टॉपर्स। तो मैं आपको उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पीपल वर्क वेरी हार्ड। अगर कोई अच्छा आंसर लिख रहा है तो वो डे 1 से शुरू नहीं हुआ, उसने बहुत मेहनत की है उसके लिए। अगर कोई बहुत रैपिडली प्री सॉल्व कर पाता है, बहुत मेहनत की है उसके लिए। तो इसीलिए छोटे बर्तन में थोड़ा ही काम समाएगा, थोड़ा ही ज्ञान समाएगा, अपना बर्तन को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। यूपीएससी की पहली रिक्वायरमेंट है। एंड दोस्तों ओवरनाइट ही कोई एथलीट उठ के जाके ओलंपिक्स की में जाके पार्टिसिपेट करे, उसको मेडल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। पीपल वर्क वेरी हार्ड, पीपल वर्क फॉर ईयर्स, सालों साल मेहनत करते हैं। सेम ही चीज़ अप्लाई होती है किसी भी मुश्किल एग्जाम में, जैसे यूपीएससी, आईआईटी जेईई, कोई भी सीए का एग्जाम मुश्किल एग्जाम है। पीपल वर्क वेरी हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स, लॉट ऑफ मंथ्स, तो ही उसके बाद कामयाबी दिखती है। इसीलिए बिफोर वी प्रोसीड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, स्टॉप अज्यूमिंग। अज्यूम करना बंद करो कि लोग मेहनत नहीं कर रहे तो मुझे भी ओके मेहनत से हो जाएगा, सारा दिन इंटरनेट चलाता रहूंगा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे ऐसे घूमता रहूंगा, हो जाएगा। नो, पीपल वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, और जितना डिसिप्लिन रहोगे उतना जल्दी कामयाबी मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको इस तस्वीर के थ्रू चाहता हूँ समझाना, बहुत ही एक सरल सी बात। दोस्तों अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिसिन पढ़नी पड़ती है ना, मेडिकल की तैयारी करते हो। अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है तो आपको मैथ की तैयारी करनी पड़ती है, सिंपल है। तो इसीलिए अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको कामयाबी के बारे में पढ़ना होगा, लोगों से जानना होगा, लोगों से समझना होगा कि कैसे उन्होंने किया एंड उनकी कामयाबी किस तरह मैं अपने दिनचर्या में अपना सकता हूं, अकॉर्डिंगली रैंक निकलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं आपको यूपीएससी के बारे में बताना चाहता हूं कुछ। ये सब डेटा यूपीएससी ने अपनी साइट में वेरियस रिपोर्ट्स में बताया है, वहीं से मैंने उठाया, मेरा मन गढ़ंत कोई भी डेटा नहीं है यहाँ पर, ये एनुअल रिपोर्ट का डेटा है। जैसे प्रीवियस सालों में यूपीएससी ने बताया कि 10 लाख से ज़्यादा ही एप्लीकेंट हैं, कभी 11 लाख, कभी 10 लाख 50 है ना हज़ार, कभी फिर से 11 लाख के आसपास। कितनी वैकेंसीज है? 1000 से कम, 896, 796, 861। तो 1000 से कम वैकेंसी के लिए 10 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, फॉर्म भरते हैं। लेकिन यहाँ पर अब अगर हम बात देखें तो इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं तो ये जॉब्स की रेशो क्या है? तो दोस्तों 833 अगर जॉब्स की बात करें अगर हम,
फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया तो 1250 एप्लीकेशंस हैं एक पोस्ट के लिए। बहुत ही ज़्यादा लगता है कि 1250 एप्लीकेशंस, उसमें से ही कोई एक को जॉब मिलेगी। इसमें IAS, IPS, IRS, फॉरेन सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं। उन सर्विसेज को मिलाकर ये 800 850 जो पोस्ट जॉब्स निकलती हैं। ओके, तो दैट मीन 1250। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए कि बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, एफर्ट करते हैं, चाहते हैं IAS, IPS, IRS बनना, लेकिन अपीयर कितने होते हैं? फॉर्म भरना अलग बात है, फॉर्म भरकर एग्जाम में बैठना, क्योंकि फॉर्म भरने से, उतने भरने से ही थोड़ी ना आपको कोई IAS बना देगा, आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा ना। एग्जाम में बैठोगे तो UPSC आपका अटेम्प्ट काउंट करता है। अटेम्प्ट काउंट करता है इसका मतलब, अरे अटेम्प्ट हैं, हमें लिमिटेड मिलते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट नहीं है सभी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप जाके प्रीलिम्स के फॉर्म में जाके प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठ जाओगे, मैं आपको बताऊंगा प्रीलिम्स मेंस इसके बारे में, तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। ओके, तो इसीलिए 10-11 जो लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से आधे ही 5.5 लाख, 4,80,000, 5 लाख, दैट मीन्स आधे ही आके बैठते हैं। हर बच्चा जो फॉर्म भर रहा है आके नहीं बैठ रहा। और ना इसका डेटा देखो, ये ना जो सालों में 2010 से लेके 2023 तक का अगर आप डेटा देखो, 49%, कभी 40% भी चला गया। दैट मीन्स 50% के आसपास ही, सिर्फ 50% के आसपास ही बच्चे फॉर्म भरेंगे जो वो एग्जाम देने आएंगे। तो इसीलिए हर एक बच्चा जिसको आप देखो कि उसने फॉर्म भर दिया, उसको देख के घबराना नहीं है। पहली बात तो है कि किसी को देख के घबराना नहीं है, बस सीखना है सबसे। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन UPSC सक्सेस। एंड बहुत बार डिबेट होती है, UPSC मुश्किल, IIT मुश्किल, CA मुश्किल, CFA मुश्किल, कौन सा एग्जाम मुश्किल है? दोस्तों, हर एग्जाम मुश्किल होता है, कंपटीशन हर जगह ही बहुत ज़्यादा है। इसीलिए क्योंकि हमारे देश में जैसे जैसे मर्जी आप कहें, बहुत ही मेधावी बच्चे हैं, लाइक बहुत सारे मेधावी बच्चे हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं भारतीय, तो है ना तेज, हम तेज हैं तो मुकाबला भी तेज बच्चों के साथ ही है। तो इसीलिए हर बच्चे से, हर इंसान से जो कुछ कर रहा है या जो कुछ नहीं कर रहा है, सीखो एंड सीखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक उम्र आपकी ऐसी होती है 20, 21, 22 बरस की, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग आपको बहुत परेशान करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों का कहीं जॉब लग गई, कोई USA चला गया, कोई कहीं शहर में कहीं जाके बस गया, सैलरी इतनी हो गई, दिमाग परेशान करता है। बचपन में ये दिमाग परेशान थोड़ा कम करता है, जब IIT की तैयारी करते हो 10वीं 11वीं में, ये दिमाग थोड़ा कम परेशान करता है। लेकिन बड़े हो जाते हैं ये दिमाग ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि दुनिया का ज़्यादा पता होता है। इसीलिए UPSC मुश्किल हो जाता है। बस ये मेरा एक छोटा सी मेरा यहाँ पे राय है। अब दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में ना पहले जो बच्चे देते थे UPSC में, वेरियस अटेम्प्ट देते हो ना, एक बार में सिलेक्शन नहीं होता, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, तो पहले अटेम्प्ट का जो सक्सेस है ये घट रहा है। तो ये दुख की बात भी है ना, कि पहले ही अटेम्प्ट में आके आपको कामयाबी मिल जाए तो मोक्ष की प्राप्ति के समान माना जाता है। तो 2013 में ये 60% से ऊपर था, घटते 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 अभी 50% से भी नीचे आ गए। तो दैट मीन्स कि अभी जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनके सक्सेस का थोड़ा रेशो नीचे है। ये अगेन ये साल दर साल वेरी करता है, लेकिन ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट सा ट्रेंड है, तो इसको मान सकते हैं। UPSC का ही डेटा है ये। एंड ये जो बच्चे हैं, ये वाले कौन हैं? जो फर्स्ट टाइम में अपीयर हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम में जो फॉर्म भरेंगे आएंगे। लेकिन आप ये देखो, सक्सेस का जो ग्राफ है ये भी नीचे आ रहा है। 14.8% बच्चों का रैंक आता था फर्स्ट अटेम्प्ट में, घट के अब वो 8.5% पर आ गया। ठीक है, तो ये घट गया। ओके, अब तो यहाँ पे सवाल उठता है सर कि कौन से अटेम्प्ट में चांस ज़्यादा है निकलने का। तो ये भी आप देखो कि UPSC की तैयारी करते करते तोंद निकलेगी, पेट निकलेगा, क्योंकि मेहनत करनी है ना, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि ना, ये UPSC कहता है कि जो पहला अटेम्प्ट दे रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, सबसे ज़्यादा बच्चे जो एग्जाम में दिखेंगे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट वाले दिखेंगे, लेकिन उनकी कामयाबी का परसेंट कुछ 8-9% के आसपास है। सेकंड अटेम्प्ट वाले बहुत कम होते हैं, कामयाबी का परसेंट बहुत बेहतर है। एंड थर्ड अटेम्प्ट वाले और कम होते हैं। दैट मीन्स ये देखो ग्राफ, पीक अटेम्प्ट जो है वो थर्ड अटेम्प्ट के आसपास है। फोर्थ वाले बच्चे, दैट मीन्स जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग कम होते जा रहे हैं, है ना। तो कम होते जा रहे हैं, दैट मीन्स चौथा अटेम्प्ट, पांचवा अटेम्प्ट, छठा अटेम्प्ट देने वाले बच्चे बहुत ही कम होने वाले हैं। तो इसीलिए उनके कामयाबी का लेकिन परसेंटेज काफ़ी हाई है, क्योंकि जब बच्चे कम होंगे उसमें से कामयाबी मिलेगी तो परसेंटेज शायद बेहतर नज़र आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में बहुत बच्चे निकल जाते हैं। और यहाँ पे सलाह भी दी जाती है कि अगर आपका 1, 2, 3 अटेम्प्ट हो गए हैं और नहीं क्रैक हो रहा, तो आप ऑल्टरनेट
अल्टरनेटिव्स को ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपके दिमाग पर ये एग्जाम हावी हो जाता है, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मैं बहुत पीछे रह गया। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं ना, उसको बहुत कुछ सीखना होता है, उसको नई नई चीज़ें पढ़नी होती हैं। सेकंड अटेम्प्ट में भी यस बहुत कुछ जानते हो आप। थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में आपके पास जानने वाली चीज़ें घटती रहती हैं, आपको रिवीजन अच्छी करनी होती है, आंसर अच्छे बनाने होते हैं, है ना, तो वो करना होता है। तो इसीलिए ये एक चीज़, सरल सी चीज़ मानी जाती है कि जैसे जैसे अटेम्प्ट आपके बढ़ते हैं, कामयाबी बढ़ने का चांस बढ़ सकता है, क्योंकि बच्चे घट जाते हैं एंड बहुत सारे बच्चे दैट मीन्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अगले फर्दर अटेम्प्ट दे ही नहीं रहे। आप ना इंटरनेट पे सुनते हो कहानियां कि अरे भाई यूपीएससी ने जिंदगी बर्बाद कर दी, 6 अटेम्प्ट दे रहे हैं लोग, 10 अटेम्प्ट दे रहे हैं लोग। अरे ये डेटा बता रहा है कि जो एग्जाम में 50% तो फर्स्ट अटेम्प्टर ही हैं, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ वाले बहुत घटते जाते हैं। दैट मीन्स लोग बार बार अपीयर नहीं हो रहे, पीपल आर ड्रॉपिंग आउट, वो कुछ और करियर चूज करने चले गए, छोड़ दिया यूपीएससी करना। तो इसलिए थोड़ा सा ये बेबुनियादी लगता है इल्जाम कि यूपीएससी जिंदगी बर्बाद करता है, ठीक है। लेकिन यस, यूपीएससी मुश्किल एग्जाम है, आप इसके साथ बाकी चीजें नहीं कर पाते ठीक से, जॉब वगैरह करते हैं जो लोग दिक्कत में आ जाते हैं, लेकिन अगेन जिंदगी बर्बाद करता है एक्सेट्रा, बहुत दुख से भरी हुई जो कहानियां सुनने को मिलती हैं, थोड़ा वो बैड लाइट में ले आती हैं यूपीएससी के एग्जाम को। ओके, अब यहां पर आप एक बात को लेकिन दिमाग में रखिए, देश में हमारे कुछ 10 से 11% जो छात्र हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। हर 100 बच्चा अगर हम देखें, 100 में से 10 या 11 के आसपास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, लेकिन जो क्रैक करेंगे यूपीएससी का एग्जाम उसमें से 60% से भी ज्यादा, 2017 से 21 का डेटा है, ये एक आधे साल का डेटा नहीं है, 60% से ज्यादा इंजीनियरिंग वाले करेंगे। तो इसीलिए इंजीनियरिंग वालों का यहाँ सक्सेस का रेट ज्यादा है। तो ये इंजीनियरिंग वालों के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है, समझ लीजिएगा आप ही, बाकियों के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है, समझ लीजिएगा। तो ये डेटा है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था 2017 से, लेकिन 21 का डेटा है ये। ओके, देन अब ना यहाँ पर ना एक सवाल और उठता है कि जो कौन सी कैटेगरी में कंपटीशन कम है, कौन सी कैटेगरी में कंपटीशन कम है। तो दोस्तों अगर आप देखो ओवरऑल यहाँ पर ये मेंस जो देने जाते हैं, कुछ 10,000 12,000 के आसपास बच्चे रहते हैं, जैसे यहाँ 9,000 का डेटा है ये 2020 के एग्जाम का, 2020 के एग्जाम का। तो 10,000 बच्चों ने मेंस लिखा, 9,000 मेल से फीमेल कितनी कम है, इन्हीं को ही मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा फोकस में लेकर आना, कि फीमेल जो कम हमारे देश में वैसे भी आपको दिखता है ना, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, और कोचिंग वगैरह लेने जाते हैं बहुत महंगी रहती है, और दिल्ली जाना है पढ़ने या किसी बड़े शहर में जाना पढ़ने नहीं भेजते घर वाले, तो इसीलिए फीमेल पर्टिकुलरली अपेयर ही कम रहती हैं, बहुत ही कम अपेयर होती हैं। तो इसी को बढ़ाना है, ये ज़रूरी है, भारत सरकार भी चाहती है, और पर्टिकुलरली बीइंग अ टीचर इवन आई वांट दैट। ओके, तो इसीलिए जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं अगर देखें, तो रिकमेंडेड में अगर आप ये सक्सेस रेट का ये वाला ग्राफ देखें, तो फीमेल का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है, चाहे अक्रॉस कैटेगरीज देखिए, SC ST OBC EWS जनरल, यहाँ पर फीमेल का सक्सेस रेट बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप लड़की हैं तो इट इज़ टाइम टू बी स्लाइटली मोर मोटिवेटेड, कि सक्सेस रेट अच्छा है, कामयाबी मिलने का चांस बेहतर है कंपेयर टू लेट्स से मेल्स, ठीक है। ऑफ कोर्स अब कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा ही, 800-900 पोस्ट निकली हैं, तो 800-900 पोस्ट सरकार भरेगी, तो इसीलिए सक्सेस तो मिलेगा ही किसी ना किसी को तो, लेकिन फीमेल का थोड़ा सा यहाँ चांस बेहतर है। तो प्लीज़ इंकरेज करना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर आप एक फीमेल हैं, इसको सुन रही हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप आगे आएँ, मेहनत करने की सोचें, और रैंक निकलने की पॉसिबिलिटी स्लाइटली ज़्यादा है। ओके, देन एलिजिबिलिटी क्या है सर यूपीएससी की, थोड़ा सा जोश आ गया मुझे, अब एग्जाम की तैयारी करनी है। एक जो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले भारतीय सिटीजन ही बन सकते हैं, IAS IPS IFS, तो हम अज्यूमिंग कि आप सब भारतीय सिटीजन ही हैं। IAS IPS IFS जो हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं, तो ये पर्टिकुलरली भारतीय नागरिकों के लिए ही सिर्फ हमारी रिजर्व्ड है। उसके बाद लेकिन बाकी सर्विसेज हैं बहुत सारी, तो रेवेन्यू सर्विसेज हैं, है ना, और ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, बहुत सारी और सर्विसेज हैं, वो भारतीय सिटीजन्स, नेपाल के सिटीजन्स, है ना, भूटान के, और अगर तिब्बतन रिफ्यूजी हैं 1962 से पहले यहाँ पे सेटल हुए थे, उनको भी अलाउड है बाकी। लेकिन IAS IPS IFS जो ये टॉप, जिनको सर्विसेज भी कहा जाता है, और ये ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं, ये सिर्फ जो है ना IAS IPS एंड इवन की फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की बात भी करें अगर, तो फॉरेस्ट का एग्जाम चलो अलग होता है, इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो IAS IPS ऑल इंडिया सर्विसेज एंड फॉरेन सर्विसेज, है ना, 3 सर्विसेज हैं ये जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही रिजर्व्ड है। एजुकेशनली आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, दैट्स इट, कोई सर पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई इतने परसेंटेज मार्क्स, ये वो एक्सेट्रा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, एक डिग्री चाहिए, दैट्स इट।
अब ना यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे टॉपर्स टाइप थे और बहुत अटेम्प्ट दिए नहीं हुआ। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे जस्ट 50-55% नंबर लेकर ही पास हुए थे और डिग्री में बहुत पीछे थे। इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली नंबर अच्छे आते हैं किसी किसी कॉलेज में, वहाँ पर भी कम नंबर थे। तो ऐसे मेरे कुछ पर्टिकुलर मेरे दोस्त भी हैं जो कि पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग एक्सेट्रा में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन टॉप रैंक निकाल गए यूपीएससी में क्योंकि ठान लिया था कि कुछ करना है। और अटेम्प्ट्स लगे, 2-3 अटेम्प्ट्स लगे, लेकिन यस निकाल गए और टॉप ऑफिसर्स बने। तो ग्रेजुएशन में अच्छी परफॉर्मेंस है तो हेल्प मिलेगी, नहीं अच्छी परफॉर्मेंस तो हार मानने की जरूरत नहीं है। यही बोल रहा हूँ मैं आपको, एफर्ट करोगे, थोड़े बड़े भी हो गए हो, समझते हो चीज़ों को। ओके, देन मैक्सिमम मिनिमम एज के बारे में क्विकली देख लेते हैं कि जो जनरल है 21 बरस में शुरुआत कर सकते हो आप, इसके पहले नहीं दे पाओगे। एंड 32 बरस की ही जो आपको मैक्सिमम एज है, इसके ऊपर नहीं दे सकते। ओबीसी में 3 साल की रिलैक्सेशन है, 35 तक दे सकते हो। SC ST में 5 साल की है, 37 तक। अगर फिजिकली किसी डिसेबल्ड, अगर आप किसी बैकग्राउंड से हैं, सर्टिफिकेट है, तो 10 साल की रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन हो जो कि डिसेबिलिटी के चलते ड्यूटी से डिस्चार्ज हुए थे, तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर 5 साल की सर्विस के बाद डिस्चार्ज हुए थे तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 32, 35, 37, लेकिन मोस्टली आपको ये बात याद रखनी होगी। ओके, देन कितने अटेम्प्ट्स हैं? जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट्स हैं। अगर ओबीसी या फिर PWBD 9, SC ST से आते हो तो आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। अटेम्प्ट्स दैट मीन्स जब तक एज है तब तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओके, देन पेपर का पैटर्न। अब यहाँ पर ना कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। पेपर का पैटर्न समझना जरूरी है और उसके इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पैटर्न में ही क्लैरिटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली तैयारी कभी अच्छे ढंग से होगी ही नहीं। तैयारी हमेशा ऐसे ही उल जलूल चीज़ों को पढ़ते हुए बीत जाएगी, दिन बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कब दिन बीत गया। और दिन बीतते बीतते आपको लगेगा अरे कभी हफ्ता बन गया, कभी महीने, कभी साल बीत गए और अटेम्प्ट्स निकल जाते हैं क्योंकि किसी दिशा में नहीं चल रहे होते और किसी हर रोज स्ट्रगल कर रहे होते हो, लेकिन स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहता है। आपको दिशा पता ही नहीं है। अब बस आप गोल घूमते हो नजर आते हो। आप हर रोज सुबह उठते हो, लाइब्रेरी जाके बैठते हो, मेहनत करते हो, वापस आते हो, लेकिन क्या कर रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, जानना जरूरी है। ओके, तो यहां पर सबसे पहली बात हो ना, इसको समझो एक एग्जांपल से। अगर मान लो कि आपकी बड़ी कंपनी है कोई, है ना, बहुत बड़ी कंपनी जैसे गूगल एटसेट्रा को आपको लेट्स से मालिक बना दिया। मान लिया कि आज आपका बर्तन बड़ा है, मान लिया कि आज आपकी कैपेसिटी बड़ी है, आज आप बड़े बड़े निर्णय ले सकते हो, बड़े बड़े काम कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपने, बड़ा सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पूरी दुनिया, पूरे देश और सब देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का आने वाला है। तो क्या करोगे आप? तो कुछ प्लानिंग करोगे ना आप कि पहले मार्केट रिसर्च करोगे कि प्रोडक्ट किसको सूट करता है, बच्चों को सूट करेगा या बड़ों को या सभी को सूट करेगा, या क्या बच्चे चला पाएंगे, बच्चों को चलाने देना भी कि नहीं चलाने देना, कितनी फीस इसकी रखनी है, क्या प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी और सस्ता रखना है। एप्पल वाले महंगे रखते हैं प्रोडक्ट्स, एंड्रॉयड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इतने महंगे नहीं होते। तो इसी कारण से आप रिसर्च करते हो, टेक्नोलॉजी बनाते हो कि कोई बग तो नहीं आएगा और कोई ऐसा तो नहीं है कि चलते चलते ये वाला मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया तो लोग सोशल मीडिया पर बुरी तरह से इसको प्रभावित कर देंगे। तो आप बहुत कुछ सोचने वाले हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ओवरऑल अपने एम्प्लॉयज के बारे में, कितना कुछ आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो जब आप वहां पर एक प्रोडक्ट के लिए इतना सोच पा रहे हो, है ना, और इतना दिमाग लगा पा रहे हो, उसको सोचोगे बैठ के ना, बहुत अच्छा प्लान बना दोगे आप। तो लेकिन अपने जीवन के बारे में, यूपीएससी में कहाँ जाना है, कौन से जगह से पढ़ना है, हथियार ही तैयार नहीं है ठीक से, दोस्तों नहीं मिलती कामयाबी, दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं आपको भी चाहता हूँ बताना कि पैटर्न को समझना बहुत ही एसेंशियल होता है कि प्री का सबसे पहले पेपर रहेगा और फिर उसमें कुछ बच्चे निकलेंगे। देखो मैंने बताया था ना, 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, 10 लाख में से 5 लाख देने आएंगे पेपर, 5 लाख प्री देंगे। प्री में से उसमें से 4,90,000 के आसपास उसी दिन रिजेक्ट, 10,000 बच्चे आगे बढ़ेंगे, 10,000 बच्चे लिखेंगे मेंस में से 10,000 में से कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2,500 के आसपास जाएंगे इंटरव्यू देने और इंटरव्यू में से फाइनली जैसे हमने 800-900 की बात की थी उतने बच्चों को ऑफिसर बना दिया जाएगा। ओके, उसमें से कुछ IAS होंगे, कुछ IPS जो सरकार भर्ती निकालेगी, उसके हिसाब से ही हमें पता लगेगा। तो ये प्री मेंस इंटरव्यू की ही एक कहानी है, तो इसीलिए मेहनत की कहानी है, इसको जानना समझना जरूरी है। तो देखो प्रीलिम्स में आपको पता है कि 2 ही पेपर रहते हैं, एक जनरल स्टडीज कहलाता है और एक CSAT। मैं बताऊंगा आपको उसके अंदर की डिटेल भी, कहानी भी। तो लेकिन जो 2 पेपर हैं, एक में ही सिर्फ जो जनरल स्टडीज के पेपर के ही नंबर काउंट होंगे कि ये डिसाइड करने के लिए कि आप मेंस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। गेटिंग इट? तो जो क्वालिफाइंग है CSAT, तो सर उसका क्या होगा? CSAT में हमें 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं, 200 नंबर का ही पेपर है, 200 के 33% कितना हुआ? 66 पॉइंट समथिंग मार्क्स। दैट मीन्स हमें 67 मार्क्स लाने पड़ते हैं। उसके ऊपर चाहे 100 ले आओ, चाहे 125 ले आओ, चाहे 150 ले आओ, काउंट नहीं होगा, 67 ही हमें चाहिए होंगे। ओके, तो लेकिन जो ये जनरल स्टडीज है
यहाँ पर डिसाइड होगा कि जो बच्चे हमने 10,000 बच्चे अगर लेने हैं तो 10,000 बच्चों में से जो टॉप 10,000 बच्चे आ जाएंगे अकॉर्डिंगली वो मेंस दिखने जाएंगे। दैट मीन्स मेरिट वाला पेपर है जनरल स्टडीज, क्वालिफाइंग वाला पेपर है सीसैट। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको टिक 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 लगाने होते हैं, है ना, जो गोले भरने होते हैं OMR शीट पर, वो वाला पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग है, यस नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मेंस में 9 पेपर है, अगेन इसमें 2 क्वालिफाइंग है, ये भाषा के पेपर रहते हैं क्वालिफाइंग वाले, हिंदी एंड इंग्लिश। मान लीजिए इंग्लिश का पेपर तो कंपलसरी है, सभी को लिखना होता है, इंग्लिश सभी को आनी चाहिए। हमारे देश में एक ही भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है और ज़्यादा समझी जाती है, वो है इंग्लिश। सबको, चाहे आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे आप नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है। लेकिन दूसरी भाषा क्वालिफाइंग पेपर में आप चूज कर सकते हैं, कोई हिंदी चूज करता है, कोई मराठी, कोई तमिल, है ना, आप अपनी भाषा चूज कर सकते हैं, वो क्वालिफाइंग है। उसमें 25% के आसपास ही आपको नंबर लेके आने होते हैं, दैट्स इट। उसके नंबर काउंट नहीं होंगे आपकी मेरिट में। लेकिन जो ये 7 पेपर हैं, इसके बारे में बात करेंगे, यहीं पर ही सारा ज्ञान छुपा है रैंक निकालने का। ये हैं 250 नंबर के पेपर। 7 को मल्टीप्लाई करो 250 से, कितना हुआ? 1750। 1750 नंबर की आपकी मेरिट है। तो दोस्तों ये 1750 में से जितने ज़्यादा नंबर लेकर आओगे उतना चांस बढ़ जाएगा आपका अफसर बनने का फाइनली, क्योंकि मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर ही काउंट होंगे। टोटल नंबर जिसको कहलाएगा अंत में, वही रैंक डिसाइड करेगा। प्री के नंबर काउंट नहीं होते, प्री सिर्फ यहां से यहां पहुंचने के लिए, प्री से मेंस पहुंचने के लिए। तो ये 1750 नंबर आपको लिखना पड़ता है। 3-3 घंटे के एग्जाम, उंगलियां सूज जाती हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक दिन में 2 पेपर भी रहते हैं और आपको लगता है कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों, भाई मुझे लैंड करा दे। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर एक ऐसा एग्जाम जिसकी बहुत तैयारी करनी होती है। प्री में तो आपको गोले मार्क करने हैं, दैट्स इट। दिमाग लगाना है, सोचना है, रिकॉल करना है कि अच्छा इसका आंसर क्या लग रहा है, इसका क्या लग रहा है, दैट्स इट। आप इसलिए बहुत ज़्यादा लिखते नहीं हो। यहाँ पर आप लिखते हो, 9 पेपर लिखने पड़ते हैं आपको। जितना बढ़िया लिखोगे उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे। आप थक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। इसीलिए पर्टिकुलरली इसकी ये है मैराथन, ये है ऐसी मैराथन जो भागनी ही भागनी है। अगर आपने इस एग्जाम में अगर कदम रख लिया, यहाँ पर ढीले नहीं पड़ सकते। और ये अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आप यहाँ पर जो बच्चे होंगे, यहाँ पर कुछ 5 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया, 5 लाख में से कुछ 10,000 यहाँ पहुंचे, 10,000 में से फाइनली किसी बच्चे को नंबर अच्छे आएंगे, ये होगा एक्सेट्रा। तो 3,000 के आसपास, 2,500 के बच्चों को इंटरव्यू के लिए यूपीएससी बुलाएगा। अरे भाई इंटरव्यू का मजा ही अलग है। आपने मूवीज में भी देखा होगा 12वीं फेल एक्सेट्रा में कि इंटरव्यू का मजा ही अलग है। इंटरव्यू में बैठते हैं, सवाल पूछते हैं। और ना मैं आपको जेन्युइनली चाहता हूं बताना, दुनिया में बहुत से बच्चे आप लेंगे प्री नहीं क्रैक कर पा रहे, और वो मेंस वालों को बहुत इज्जत से देखते हैं। मेंस वाले जो है वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेंस लिखते हैं रिपीटेडली, मेंस नहीं क्रैक कर पाते, तो वो इंटरव्यू वालों को बहुत इज्जत से देखते हैं। तो इंटरव्यू फाइनल स्टेज है। डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सामाजिक इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। कोचिंग सेंटर्स में जाते हो तो आपको लोग थोड़ा रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो ये एक ऐसी एक स्टेज है जहां पर मैं आपको चाहता हूं बताना, डेफिनेटली ये पिनाकल है। यहां पर जो आप एक ढंग से तैयारी करते हैं, इसकी भी तैयारी है, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है। बहुत से बच्चे ना यहाँ पे थोड़े आके ढीले हो जाते हैं कि अरे अब तो बातचीत करनी है। अरे नहीं भाई, यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी लेवल तैयारी ही करनी पड़ती है, इसलिए इसकी भी तैयारी कराई जाती है। ओके ठीक है। तो अब यहाँ पर इंटरव्यू में ये है 275 मार्क्स का। तो बहुत ही वैसे विचित्र बात है, सब कुछ 250 का चल रहा था, यहाँ 275 क्यों छोड़ दिया, 250 ही कर देते। चलो मर्जी है यूपीएससी की। तो 275 मार्क्स का है, तो 1750 ये वाले, 275 ये वाले, 275 मिलकर कितना हुआ? 2025। ये 25 नंबर एक्स्ट्रा डाले हो ना यहाँ पर, तो 2025। और 2025 में से टोटल जो बनेगा उसके हिसाब से बनेगी लिस्ट, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कौन है रैंक 1, कौन रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 एंड सो ऑन। तो इंटरव्यू है तो मुंह जुबानी होता है, ओरल एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, होनी तो नहीं चाहिए, तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर भी। ओके इसके बाद निकलते हैं। अरे भाई ऑफिसर बन गए, मजा ही आ गया, तालियां बज गई, अखबार में फोटो छप गई, लड्डू बंट गए, है ना। तो ये पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस है। तो अब प्रीलिम्स के बारे में क्विकली समझो। प्रीलिम्स है मेहनत का एग्जाम, बहुत कुछ याद करने का एग्जाम। और प्रीलिम्स में सवाल इतना कुछ पढ़ोगे आप, इतना कुछ पढ़ोगे, सिर्फ 100 सवाल पूछेगा उसमें। 100 सवालों में से आपको कितने आते होंगे उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है ना। अच्छा एग्जाम करके आओगे, बहुत बच्चे अगर थोड़ा एग्जाम थोड़ा ईजियर साइड पर है
है कट ऑफ ऊपर चली जाती है, कितने है ना, अगर एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल है कट ऑफ नीचे आ जाती है। 80-85 पर भी कई बार बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि इतना मुश्किल एग्जाम था, 85 नंबर ही नहीं आए बच्चों के, 85-86-87 नंबर पर भी सिलेक्ट हो गई। कई बार 2016 का मुझे याद है कि 117 नंबर या 116 नंबर कट ऑफ थी, कि पेपर थोड़ा आसान था, तो बहुत से बच्चों के नंबर आ गए थे, तो 116 नंबर वाले का ही क्रैक हुआ। तो उसके बाद 100 सवाल हैं 2-2 नंबर के, तो 200 नंबर का पेपर हो गया, एंड 1/3 नेगेटिव होती है, जो भी करोगे अगर गलत 1/3 मार्क्स मतलब 0.66 मार्क्स कट जाएंगे, गलत करोगे, गलत अटेम्प्ट किया तो सोच समझ कर ही कदम रखना होता है। ओके, तो अगली स्टेज है मेंस, उसके लिए ही यहां पर ही डिसाइड होता है कि कौन कौन जाएगा। लेकिन उसके पहले ये सीसैट नामक एक चीज है, बहुत ही जो गले की एक हड्डी बन चुका है बहुत से बच्चों की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वाले इससे जूझ रहे हैं, मेडिकल वाले, नो नो नो, इंजीनियर्स फेल हो रहे हैं इसमें, क्योंकि पर्टिकुलरली लेवल यूपीएससी ने बहुत बढ़ा दिया इसका। सीसैट में क्या आता है मैं आपको सिलेबस बता दूंगा अभी, ठीक है। 80 सवाल हैं, 2.5 नंबर के, अगेन 200 नंबर का ही पेपर बनता है, तो इसमें भी नेगेटिव है 1/3, मतलब आप देखो कि 2.5 नंबर का सवाल है अगर, तो 2.5 नंबर का 1/3 हुआ 0.83। अगर आप गलत सवाल मार्क कर दोगे, वहां पर गलत आंसर मार्क कर दिया, 0.83 गया, 0.83 आउट, माइनस हो जाएंगे नंबर। तो इसलिए 67 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, कि अगर यहां पे 67 नहीं आए, यहां पे चाहे 200 में से 200 ले आना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहां पे 67 आएंगे, उसके बाद ही ये जीएस का पेपर आपका कुछ मायने रखेगा, तभी मेरिट आपकी काउंट होगी। इसलिए क्वालिफाइंग पेपर है ना, क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये सिलेक्शन में काउंट नहीं होता है ना, क्वालिफाइंग ही पेपर है ये। ओके, तो अब निकल गया जी हमारा प्री, मजा ही आ गया, प्री निकल गया, लड्डू मट गए छोटे छोटे से, ज़्यादा लड्डू नहीं बांट सकते यहाँ पर, क्योंकि मेंस है, मेंस में फिर मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। तो अगेन वही है, एक आप ये ना एक फार्मिंग के जैसे इमेजिन करो कि ना आप एग्रीकल्चर में गए हो, और आप बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे जो किसान परिवार से आते हैं, हमारा देश आधी आबादी किसान परिवार से आती है। तो इसको ना इमेजिन करो कि ना जो किसान की जिंदगी ना बहुत पेशेंस की भरी जिंदगी होती है, धीरे 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 वो देखता है पौधे को बढ़ते हुए, कि बीज बोया था और बीज बढ़ते 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 पौधा बड़ा हुआ, और उसके बाद उसकी छटाई हुई, कटाई हुई, और उसके बाद ये निकला जो धान गेहूं जो भी निकला ना, इसके ये एक लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा, पेशेंट, बहुत ही पेशेंटली काम करना पड़ता है। जितना मर्जी किसान जितना मर्जी जोर लगा ले, ऐसा नहीं है कि वो जो अनाज का जो वहां पर बीज बोया था वो हमें कल पूरी फसल के रूप में नजर आएगा, फसल काट लूंगा मैं कल, ऐसा नहीं होने वाला, धीरे धीरे ही होता है। तो जो किसानी करते हैं, और हमारे साथ तो बहुत बच्चे जुड़ते हैं, इनफैक्ट जो स्लीपी क्लासेस शुरू करने का मेरा पूरा रीजन भी यही था कि एक किसान परिवार के बच्चे से पर्टिकुलरली वहां मैंने देखा उसको रोते हुए, और हमारे जो सेंटर पर आया था ऑफलाइन, जहां पर वो फीस नहीं पे कर पा रहे थे उसके पिताजी, और वो काफ़ी जो डिस्ट्रेस्ड थे, तो उसके कारण मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, कि हम ये क्या कर रहे हैं, है ना, तो हमें कुछ करना चाहिए, ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। तो वही चीज़ थी कि क्योंकि वो किसान परिवार था, गरीब परिवार होते हैं और पेशेंस से भरी एक ज़िंदगी देखते हैं, तो यही सेम चीज़ भी आपको चाहिए मेंस में। मेंस पेशेंस का एग्जाम है, मेंस में आपको बैठ के 3-3 घंटे लिखना है, बिना अपने दिमाग को अपने पर हावी होने देने कि आप ऐसे बोलेंगे अरे नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, ये कैसे कर लूंगा मैं, तो नहीं होगा मींस, डेफिनेटली नहीं होगा। ये प्रोसेस है, आप अच्छे ऑफिसर बन ही नहीं पाओगे, दिक्कत से भर जाओगी जिंदगी आपकी। तो इसीलिए पेशेंस सिखाता है आपको ये मेंस का प्रोसेस। 9 पेपर हैं दोस्तों, 9 पेपर, जिसमें से 7 के मार्क्स काउंट होंगे, 250 नंबर के साथ हैं, 7 × 250 1750 नंबर काउंट होंगे। तो बाकी जो क्वालिफाइंग वाले भी तो पेपर लिखने पड़ेंगे, 300 नंबर के होते हैं, 25% 75 नंबर लेके आने पड़ते हैं, जो इंग्लिश का पेपर और जो लैंग्वेज का पेपर है ना। तो ये कैंडिडेट के जो ये 7 पेपरों में नंबर आएंगे ना, ये मार्क्स काउंट होते हैं, उसके बाद ही लिखते हो बैठ के आपका सीरियसली बोल रहा हूँ, आपके हाथों के जो इलाका है ये वाला बहुत दर्द करता है, तो इसलिए इसकी टेक्निक सिखाई जाती है कि शोल्डर से लिखो, अदरवाइज अपने रिस्ट से लिखते हो ना। आप बहुत सारे बच्चे देखना, आप अपने आप को लिखते हो, नोटिस करना, आप में से कितना तो लिखा ही नहीं होगा बहुत टाइम से, है ना, क्योंकि कंप्यूटर पे चल रहा है, मोबाइल पे चल रहा है काम, तो रिस्ट दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम शोल्डर। जो शोल्डर की मसल स्ट्रांग मसल होती है, ये जल्दी नहीं थकती, एंड अकॉर्डिंगली आपके शब्द भी अच्छे बनते हैं, बड़े बनते हैं, लेकिन ग्रेजुअली कंट्रोल करना सीख लेते हो शोल्डर के मसल को आप, तो अच्छी लिखाई बन जाती है, मेंस में हेल्प मिलती है। ओके, तो मेंस में टोटल 9 पेपर, पहला 2 जो लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का, ये कंपल्सरी पेपर है ना। उसके बाद यहाँ पर
आएंगे आपके 7 पेपर। एक है एसए का पेपर, इसमें आपको 2 एसए लिखने होंगे, और एसए तो यूपीएससी क्या ही पूछ रहा है, अब मजा ही आ जाता पढ़ के। तो ये हॉलिस्टिक नॉलेज है, ऐसे ही कोई नौसिखिया उठ कर आएगा लिख देगा, नहीं हो पाता अब। तो इसलिए आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सोच समझ कर ही तैयारी करनी होती है, क्या पूछा जा रहा है, कैसे थॉट को डेवलप करूं, कैसे अपने विचारों को प्रकट करूं। एंड विचार जैसे दिमाग में होना और पेन पे उतारना, कॉपी पेन पे उतारना मुश्किल चीज है, अलग चीज है, वो वाला काम करना, ठीक है। तो ऐसे इसलिए अलग चीज है। 125 नंबर के 2 ऐसे 250 मार्क्स 3 घंटे में लिखने पड़ेंगे। 3 घंटे का ही पेपर है जनरल स्टडीज 1 का, 3 घंटे 2 का, 3 घंटे 3, 3 घंटे 4, एंड ऑप्शनल चूज करना पड़ता है एक। ऑप्शनल में 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, 500 नंबर का ये वाला। तो ये बन गए आपके 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750। तो ये 1750 आपके टोटल मार्क्स मेंस के। तो इसमें अगर आप देखें ना लैंग्वेज लोग कौन सी चूज करते हैं, देखो अब ना आपको ना यूपीएससी ने अलाउ कर दिया कि आप अपने पेपर डिफरेंट भाषाओं में लिख सकते हो। तो जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने पेपर जो एक माध्यम मैंने इंग्लिश का जैसे अगर चूज़ किया एसए का मैंने इंग्लिश, तो बाकी मुझे जीएस भी देना पड़ेगा मुझे इंग्लिश में। नो, अब यूपीएससी ने अलाउ किया था एसए और आप जीएस अलग अलग भाषाओं में दे सकते हो। तो सबसे ज़्यादा तो बच्चे इंग्लिश में ही देते हैं अभी भी, ये देखो इंग्लिश में ही देते हैं ये सब पेपर, लेकिन स्टिल तमिल में लिखना शुरू हो गए हैं कुछ है ना। और देखो, और ये देखो यहाँ पर जो अब यहाँ पर आप ना देखो कि जो एसए पर्टिकुलरली डिफरेंट भाषा में लिखा हुआ 8388 लोगों ने, लेकिन जो उसके बियॉन्ड अगर आप देखो तो कुछ जो बाकी नंबर डिफरेंट हैं, 8362, 8348, 8329 डिफरेंट भाषा में लोगों ने लिखा। इसका मतलब ओके, बहुत से बच्चे ऐसा नहीं चूज करते, लेकिन ऑप्शन यूपीएससी ने दिया था। ओके, लेकिन यहां पे देखो आप हिंदी कितने बच्चों ने लिखा, और मराठी में एंड तमिल, ये टॉप 3 लैंग्वेजेस हैं जिसमें बच्चे अपना मेंस का पेपर लिखते हैं। जिस लैंग्वेज में जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसी में ही आपको एग्जाम लिखना चाहिए। एंड लेकिन यहाँ पर ऐसे रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए, सर मैं हिंदी में बहुत मेरे देश से मेरे प्यार है, हिंदी लिखूंगा मैं। वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, क्या आपको सामान की अवेलेबिलिटी है, कोचिंग की अवेलेबिलिटी है ना। तो ये सब को दिमाग में रखकर ही निर्णय लीजिएगा, अदरवाइज महंगा पड़ सकता है। ओके, देन प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें, घंटों आपको बैठ के चीज़ें याद करनी पड़ती हैं ताकि प्रीलिम्स में जाके वो छोटू सा एक गोला लगा दें, एंड वो गोला लगा दें यूपीएससी हमें सिलेक्ट कर ले। तो प्रीलिम्स में ना वैसे अगर आप देखो ब्रॉडर टोटल 7 इलाके होते हैं, पढ़ने पड़ते हैं आपके 1.5 साल बीत जाएगा पढ़ते हुए। कौन से? हिस्ट्री, भारत की पूरा इतिहास, ज्योग्राफी पूरा भारत की और दुनिया की, पॉलिटी किस तरह से शासन चलता है, पार्लियामेंट क्या है ना, लोकसभा राज्यसभा, हमारे जो स्टेट्स में भी तो बैठे हुए हैं कुछ कानून बनाने वाले मंत्री, चीफ मिनिस्टर हैं नीचे, और बाकी कानून बनाने वाले हैं। हमारे देश में जुडिशरी है, कैसे सिलेक्ट होती है, क्या करते हैं, सब कुछ के बारे में जानना। एंड देन हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में जानना, हमारे देश के और दुनिया के एनवायरनमेंट के बारे में जानना कि क्या जो पर्यावरण बदल रहा है, पर्यावरण बदलने में क्या क्या जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। दिल्ली में रोज़ पॉल्यूशन की बात हो जाती है, बारिश घट रही है बढ़ रही है ना, बहुत सारी चीज़ें जानना। एंड उसके बाद अगर आप देखें साइंस की कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, कोई इसरो ने रॉकेट छोड़ दिया, किसी और यूरोपियन यूनियन ने कुछ चला दिया, दुनिया भर के साइंस के बारे में पूछा जाता है। तो ये हिस्ट्री 1, ज्योग्राफी 2, पॉलिटी 3, इकोनॉमी 4, एनवायरनमेंट 5, साइंस 6, एंड सभी चीज़ों के दुनिया भर के करंट अफेयर्स 7। तो ये 7 ब्रॉडर एरियाज हैं जो हमें फोकस में रखने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, डिटेल में जाना पड़ता है। उसी के लिए चैनल भी आपके लिए डेडिकेटेड है, इस पर काम करेंगे। ओके, देन पेपर 2 सीसैट का। दोस्तों क्या है ये पेपर? क्वालिफाइंग पेपर है ना, क्वालिफाइंग 67 मार्क्स लेकर आने हैं। कुछ इंग्लिश के यहाँ पर जो आपको पैराग्राफ्स दिखेंगे, सवाल पूछेंगे, मुश्किल होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। रीजनिंग के सवाल देखने में आसान लगते थे, अगेन मुश्किल होते जा रहे हैं। इमेजिन करो कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं, 200 में से 67 मार्क्स नहीं ला पा रहे। जो मैथ के नंबर के कुछ सवाल मुश्किल, बहुत ही अच्छे प्यारे कई एक सवाल तो दोस्तों IIT JEE में सवाल पूछा हुआ था, यहाँ पर पूछ लिया ऑब्जेक्टिव टाइप बना के, बताओ क्या करेगा बच्चा। एंड देन डे टाइम इंटरप्रिटेशन के सवाल, चार्ट बना देते हैं, ग्राफ टेबल है ना, इन सब के सवाल लिखते हैं क्लास 10th लेवल, लेकिन नहीं है दोस्तों 10th लेवल की एटलीस्ट एप्लीकेशन तो स्ट्रांग है, 10th लेवल से थोड़ा आगे जा रहे हैं, तो इसीलिए इसका एफर्ट रिक्वायर्ड है, मेहनत रिक्वायर्ड है। ओके, अपना दोस्तों प्री निकल गया है ना, प्री के बारे में जाना, वो 7 ब्रॉडर पिलर्स थे, 7 ब्रॉडर पिलर्स के बारे में जाना, उसी को ही थोड़ा और बिल्ड करना होता है, आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना होता है। मैं आपको समझाऊं कैसे। जैसे
आपसे मान लो प्रीलिम्स का एक आसान सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ। प्रीलिम्स में पूछेंगे कि महात्मा गांधी जी भारत कब आए और कहाँ आए, है ना। आपसे साल पूछ लेंगे वो कि 1915 में इस जगह, 1916 में उस जगह, 1917 में यहाँ पे, कहाँ पे आए, कैसे आए। ओके, उसके बाद ये है प्री का सवाल, थोड़ा फैक्चुअल बन जाता है ना। और मेंस में पूछेंगे महात्मा गांधी जी के भारत आने के पीछे क्या क्या कारण थे, क्यों भारत आए, महात्मा गांधी जी भारत में आकर क्या क्या बदलाव करना चाहते थे, महात्मा गांधी जी के भारत में आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ, क्या महात्मा गांधी अगर भारत नहीं आते तो भारत की आज़ादी जल्दी मिल जाती या लेट मिलती, है ना। तो गेटिंग इट, मेंस में आपसे वो विचार प्रकट करवाएगा, लिखवाएगा, एनालिसिस करवाएगा। तो आपको पढ़ना पड़ता है बहुत से लोगों के, बहुत से आइडियाज़ को, क्या लिखते हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। सिलेबस के हिसाब से चलता है, ऐसा नहीं कि मन घड़त कुछ भी पढ़ते रहो, नो, सिलेबस है, गिवन है उसके हिसाब से। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो तैयारी में डिफरेंस है। जब आप तैयारी करते हैं, जब आप रिबन काटेंगे कि मुझे सर यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, उस दिन आप उस जिस टॉपिक की बात हो रही है उसके कुछ कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसी दिन साथ साथ में ही आप पढ़ेंगे कुछ एनालिसिस के बारे में कि क्या बदलाव हुआ, क्या बदला। और रादर अगर आप देखें कि वेरियस जो किताबों में क्या क्या लिखा है, किसी कोचिंग वगैरह में जाएंगे या अगर बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ उस पर्टिकुलर आइडिया के पीछे, एनालिसिस करना मत भूलना। अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो आप मेंस में हमेशा दिक्कत का शिकार रहोगे। प्री आपका निकलता रहेगा, ऐसे हो सकता है कि फैक्ट्स बड़े स्ट्रांग हैं सर मेरे, कि मुझे कंप्लीटली पता है कि ज्योग्राफी में जो ओशन कैसे चलता है, कैसे बनता है, बारिश कहाँ से आती है, सब पता है। लेकिन अगर मुझसे कोई थोड़ा पेचीदा सवाल पूछ ले मेंस का कि सर आप मुझे बताइए कि क्या अर्बन इलाकों में, जहाँ शहरी इलाके हैं, क्या शहरी इलाकों में बारिश ज़्यादा हो रही है, क्या शहरी इलाकों में बारिश ज़्यादा हो रही है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम है, क्या शहरी इलाकों में बारिश हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या ये एक अच्छी बात है। तो इसीलिए आपको इसके एनालिसिस चाहिए होंगे। आप ना कई बार ना वहाँ पे इतने जाके यूपीएससी के एग्जाम में इतने सरप्राइज होते हैं, आपको लगता है ये क्या पूछ लिया यार यूपीएससी ने, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रहा था। मेरे हिसाब से तो शहरों में बारिश होना बहुत ही बुरी बात है। शहरों में बारिश मुझे लग रहा था कम हो रही है, लेकिन शायद ये यूपीएससी क्यों पूछ रहा है ऐसा कि ज़्यादा हो रही है। तो आप क्या मुझे इसका नेगेटिव आंसर लिखना पड़ेगा? तो आपको एनालिसिस करने की आदत डालनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैं एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ आपको कि आपको ना जो तैयारी करते हो ना जब आप मेंस की, तो मेंस की तैयारी में पर्टिकुलर ध्यान देना इस बात का कि मेंस की तैयारी में पर्टिकुलरली आप किसी भी चीज़ को जब अगर पढ़ रहे हैं तो एक माइंड सेट बनाइए, एक अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि मैं किस किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करूंगा। ये ओवरनाइट नहीं होने वाला। जैसे 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 आप चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो खुद को बस एक बात ना ये रिमाइंड करवाते रहना, बार बार खुद को बार बार याद दिलाते रहना कि मुझे चीज़ों को एनालाइज करना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखी हुई है मैं मान लूँ कि, या फिर मैं थोड़ा सोचूं इस पर कि क्यों हो रहा है, थोड़ा गूगल करूं, थोड़ा जाके किसी टीचर से पूछूं, थोड़ा जाके किसी दोस्त से पूछूं, अखबार में कोई आर्टिकल सर्च करूं। तो जितना ज़्यादा आप क्यूरियस रहते हो, जितना जानते हो, उतना यूपीएससी आपको कम सरप्राइज कर पाता है। देखो यूपीएससी सभी को सरप्राइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कोई ज़्यादा सरप्राइज होकर घबरा जाएगा, रोना शुरू कर देगा। कोई थोड़ा कम सरप्राइज होगा, अपने होशो हवास संभाल के रखेगा, लिखता रहेगा, बढ़िया आंसर बनाएगा, आर्ग्यूमेंट बनाएगा, नंबर लेकर रैंक निकालेगा। दैट इज इट। कौन ज़्यादा सरप्राइज हो रहा है, कौन कम सरप्राइज हो रहा है, सिर्फ इसी का ही फर्क है। सरप्राइज हर इंसान हो रहा है। इनफैक्ट मैं टीचर हूँ, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी भी सवाल देख के सरप्राइज होता हूँ, अरे भाई क्या सवाल पूछ लिया, सोचना पड़ेगा इसका आंसर। ऑन द स्पॉट ही हम ऐसे इसको कुछ कुछ निकालना पड़ेगा, कोई रेडीमेड आंसर नहीं है मेरे पास। तो इसीलिए आप इस माइंड सेट को अपनाइए कि सरप्राइज हर इंसान होता है। जस्ट दैट कि कोई ज्यादा है कोई कम है, एंड जो कम है वो अपने होश को संभाल के रखता है, वो बेटर आंसर, बेटर आर्ग्यूमेंट बना पाता है। तो अब मेंस के सिलेबस को अगर देखो तो डिटेल में जाके ही देखना पड़ता है। मैं आपको ब्रॉडर बताता हूँ। भारतीय कल्चर के बारे में जानना है, पूछते हैं सवाल कि जो हमारी इंडस वैली सभ्यता थी उसके बारे में पूछेंगे कि बताइए कि उसमें और आज हम स्मार्ट सिटी चाहते हैं बनाना, क्या क्या समानताएं हैं, हम क्या क्या सीख सकते हैं। अरे आपको लगता है अरे भाई क्या सही जोड़ दिया कि इंडस वैली को और हमारी आज की स्मार्ट सिटी को जोड़ दिया, मजा ही आ गया। ओके, इतिहास में जानते हैं भारतीय जो हमारा जो आज़ादी की मुहिम थी पूरी, उस पर सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड देन ज्योग्राफी पूछी जाती है भारतीय और दुनिया भर की, और भारतीय समाज पर। यह है जीएस का पहला पेपर, 250 नंबर का पेपर है। अप्रॉक्सीमेटली 100 नंबर के आसपास, 80 नंबर के आसपास हिस्ट्री कल्चर दिखता है,
और 100 के आसपास ही ज्योग्राफी दिखती है, 70 से 50 नंबर के बीच में सोसाइटी नजर आती है, 250 मार्क्स ही डिवाइडेड रहते हैं। देन जनरल स्टडीज 2, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है गवर्नेंस। बहुत से बच्चे ना जो प्री की तैयारी करते हैं वो पढ़ रहे हैं कानून के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो रट रहे हैं, लेकिन सडनली यहाँ पहुंचते हैं जब मेंस का लिखने, उनको कानून का एनालिसिस करना आता ही नहीं। दोस्तों कानून का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो ये एनालिसिस, ये ही हम जब हम नहीं पढ़ रहे साथ में, हम चीजें से रट रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स, हमें कुछ ना बुनियादी हक मिले हुए हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कि हम बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं, सरकार हम पर रोक नहीं लगा सकती। लेकिन क्यों मिले हुए हैं और इसका क्या परिणाम रहते हैं? क्या ये कानून जो हमें हक मिले हुए हैं, क्या ये हक बिल्कुल संपूर्ण है, कंप्लीट है, या इस पर सरकार रोक लगा सकती है, किस परिस्थिति में रोक लगा सकती है ना? बहुत सी चीजें हैं तो हमें जाननी है। और ना ये ना पॉलिटी का एनालिसिस जरूरी है। बहुत से बच्चे सिर्फ पॉलिटी रट रहे हैं दोस्तों, इसी कारण वो प्री से मेंस में नहीं जा पा रहे, मेंस से आगे इंटरव्यू नहीं पहुंच पा रहे। पॉलिटी का एनालिसिस करना सीखो। पॉलिटी के बारे में बहुत पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, उसमें हर रोज कुछ ना कुछ कोई ना कोई आर्टिकल आ रहा है, वो एनालिसिस ही कर रहा है। सीखो। इसलिए बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही सिर्फ यहां पर क्या है, सीखना। यूपीएससी में जो नहीं सीख रहा, जो सिर्फ अज्यूम कर रहा है कि अरे बस ऐसे थोड़ा बहुत कागज पलटे मैंने और 4-5 जो मैंने ये क्विक जो वीडियोस देखे, हो गया मेरा काम। नो, यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक। जो नहीं सोच रहा वो अगले पायदान पर नहीं जाएगा, अगले पड़ाव पर नहीं पहुंचेगा। तो गवर्नेंस में ना, इसीलिए गवर्नेंस में आपसे बहुत चीजें पूछी जाती हैं। गरीबी के बारे में पूछा जाता है पर्टिकुलरली हमारे देश में। एक मैं आपसे ना सवाल पूछता हूं, मुझे ना यहाँ पे कमेंट्स में बताना, मैं हर अपने बैच में पूछता हूँ, सोशियोलॉजी की क्लास में पूछता हूँ, जहां भी हो वहां पूछता हूँ। ये इंटरव्यू में भी मैंने बच्चों से पूछा कि हमारे देश में, ये सवाल मेरा नहीं है, यूपीएससी का सवाल है, ठीक है, कि हमारे देश में गरीबी है, उसकी जिम्मेवार आबादी है या उल्टा कि आबादी है तो गरीबी है? समझ रहे हैं कि गरीबी है इस कारण से क्योंकि देश में आबादी ज्यादा है, या आबादी ज्यादा है तो गरीबी है? समझिए, ठीक है। पॉपुलेशन लीड्स टू पॉवर्टी और वाइस वर्सा, इज इट पॉवर्टी लीडिंग टू पॉपुलेशन? तो ये सवाल यूपीएससी पूछ चुका है, मैं बच्चों से पूछता हूं, आप इसका जवाब दीजिए। मैं कमेंट्स में मैं भी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। जी, ये गवर्नेंस का सवाल है दोस्तों, ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में क्या चीज से क्या हो रहा है। ओके, पॉलिटी के बारे में बताया। हमारे इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत सी दुनिया में आप जैसे देखते हैं, यूनाइटेड नेशन है, कोई ना कोई कहीं जंग चल रही है, और इंडियन ओशन के आसपास के हमारे कुछ देश हैं, यूएसए में कुछ हो रहा है, रशिया में कुछ चलता रहता है, तो चाइना, जापान हर वक्त एक्टिव है, तो हमें भारत को करते हैं प्रभावित। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे जो बाहरी देशों से संबंध हैं, उसके बारे में हमें जानना पड़ता है, हमें कैसे इंपैक्ट करते हैं और क्या उसका हमारे देश कैसे उसमें बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे उनसे बेहतर रिसीव कर सकता है और कैसे अपने आप को ग्रो कर सकता है, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। और बहुत ही ज़्यादा, अगेन ये मैं बोलूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, लेकिन बच्चे इसको थोड़ा जो नज़रअंदाज करते हैं, नंबर नहीं निकाल पाते। तो गवर्नेंस भी अप्रॉक्सीमेटली जो आपको दिखेगा 70 से 100 नंबर के बीच में, 70 से 100 नंबर पॉलिटी एंड 50 से 70 नंबर आपको दिखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के। तो 250 मार्क्स का पेपर टू। देन GS 3 बहुत ही ज्यादा सामान पढ़ने वाला, इकोनॉमी के बारे में देश की पढ़ना है। और ना यहाँ पर एक बात है, बहुत दिलचस्प बात है, बच्चों को मैं चाहता हूँ अगर आप इसको सुन रहे हैं अभी, तो यहाँ पर ना इकोनॉमी बच्चे पढ़ते रहते हैं, देश की इकोनॉमी। अरे इकोनॉमी से ज्यादा जरूरी पता क्या है? इकोनॉमी में तो ना जैसे कौन अमीर हुआ, कैसा हुआ, ये अलग बात हो जाएगी, लेकिन ना इकोनॉमी का क्या हमने पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की, कि अगर देश में हमारे पैसा आ रहा था, बहुत सारा पैसा देश बना रहा है, तो क्या वो डिवाइड हो रहा है? कि क्या डिवाइड का मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे पकड़ के कहीं पे लाइन में लगा के जनता में बांट दिया। नो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। पैसा डिवाइड होने का मतलब बहुत ही सरल है कि अगर मान लो देश 1000 रुपया कमा रहा है और मान लो देश की आबादी 100 है, जनसंख्या 100 है, तो क्या हर इंसान 10-10 रुपए कमा रहा है ना, 10-10 रुपए बना रहा है और 10-10 रुपए बना के कंट्रीब्यूशन दे रहा है, या फिर कोई एक इंसान 900 कमा रहा है, बाकी सब लोग 1-1, 2-2 रुपया कमा के कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, है ना। कोई 900 कमा गया, कोई बाकी 1-1, 2-2 रुपए लेके 1000 इकट्ठा कर दिया, तो जो 900 कमा गया वो तो कितना आ गया बाकियों से? तो इसका मतलब हम इसको बोलते हैं अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो सही नहीं है, उससे किसी का विकास नहीं होगा, बहुत सी जनता गरीबी का शिकार रहेगी, उनको सुविधाएं नहीं
मिल पाएंगी, अच्छे हेल्थ नहीं मिल पाएगी, अच्छे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, दिक्कत रह जाएगी। तो इसीलिए इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक कम और हम डेवलपमेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, विकास ज़्यादा पढ़ते हैं, किसका, इंसानी विकास, पर्टिकुलरली जो हम वेरियस लोगों तक हम विकास पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, उसकी ज़्यादा यहाँ बात रहती है। देन टेक्नोलॉजी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं और अच्छा खासा यहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है। एनवायरनमेंट के बारे में, भारतीय सिक्योरिटी के बारे में, कभी नक्सलवाद के बारे में सवाल पूछा जाता है, टेररिज्म के बारे में सवाल पूछा जाता है, हमारे जो बाकी आसपास के देश हैं वहाँ से ड्रग्स का इशू है और कोई तस्करी चलती रहती है। देन डिजास्टर्स, कोई ना कोई, कभी केदारनाथ ट्रेजेडी है ना, कभी कोई सुनामी आ गई थी, तो कैसे हम प्रिपेयर्ड हैं। एक बार तो सवाल पूछा गया कि जो भगदड़ मच गई थी सीढ़ियों में और बहुत से लोग मारे गए, तो स्टैम्पीड को कैसे बचाएं। इट्स अ डिजास्टर। स्टैम्पीड एक मैनकाइंड का, एक इंसानी बनाया हुआ डिजास्टर है, बहुत से लोग मारे गए। कैसे, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कैसे इसको रोकेंगे। स्टैम्पीड तो एकदम से होती है, कोई नहीं चाहता दोस्तों मरना इतनी भगदड़ में, लेकिन कैसे रोकेंगे आप, है ना, मुश्किल सवाल है। तो इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी एंड आंसर्स बनाने पड़ेंगे, सोचते हैं हम इस पर। ओके, देन आखिरी पेपर, चौथा पेपर है हमारे पास, एथिक्स कहलाता है। इसकी कुछ थियोरी कि एथिक्स मतलब कि मैं कैसे एक अच्छी जिंदगी जीऊं, कैसे मैं एक मॉरल्स की भरी हुई जिंदगी। मॉरल्स पता क्या होते हैं, देखो जैसे चोरी करना अच्छी बात है बुरी बात है, कैसे पता लगा आपको, कि आपको किसी ने बोल दिया कि सर चोरी करना बुरी बात है, दैट्स इट, मान लूं क्या मैं कि चोरी करना बुरी बात क्यों है। वो कहेंगे सर अगर सिंपल सी बात है, इसको लॉजिक में देखो, अगर हर इंसान ही चोरी कर रहा होगा तो ये सस्टेनेबल, मतलब कि ये ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता। तो मैं अगर कुछ कमा कर लाया तो मुझे पता ही नहीं है कि कमाने का फ़ायदा है कि नहीं, कल चोरी हो गया तो, है ना। और उसके बाद जो चोर चुरा कर लाया, जो चोर था वो चुरा कर लाया, अपने घर में सामान रखा, उसी से किसी ने चुरा लिया तो, है ना, इसलिए सस्टेनेबल नहीं है। इस पर समाज टिक नहीं सकता, समाज कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानना कि ऐसा हम क्यों कहते हैं कि करप्शन करना, करप्शन पर आया सवाल पूछा गया एक बार कि करप्शन करने के लिए कानून जो हमारा जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट होना चाहिए कानून, या कानून बहुत रिलैक्स होना चाहिए, वो कह रहे, वो सवाल पूछता है वो कि जो करप्शन है ना, करप्शन के पीछे कानून का हाथ नहीं है, करप्शन के पीछे समाज है। क्या लगता है आपको, ये बात सही है कि गलत, कि करप्शन के पीछे समाज है? मुझे तो बहुत ही बढ़िया बात लगी। मैं तो अपनी क्लासों में अगेन बताता हूँ बच्चों को बार बार, मैं तो पढ़ाता ही समाज के बारे में ना, सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो कि समाज में जब बार बार बताया जा रहा है कि आपको बड़ी गाड़ी ले रहे हो, अरे भाई बहुत बढ़िया, पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, पड़ोसी का घर कितना बढ़िया है, पड़ोसी का बच्चा वहां बाहर चला गया घूमने, अरे भाई आप पूछ ही नहीं रहे जब उससे कि पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, नहीं आ रहा, आपको बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कोई पूछना ही नहीं चाहता किसी दूसरे इंसान से कि पैसा कहां से आ रहा है, बस ये देखना चाहता है कि गाड़ी बड़ी है, मोबाइल अच्छा है, बाहर घूमने गए थे और बड़ा सा टीवी लगा हुआ है घर पे, एटसेट्रा। तो बस आप फाइनल चीज को ही देखना चाहते हो, तो जहां मर्जी से आए, क्या पड़ता है फर्क, चलो करप्शन कर लेते हैं। जापान में करप्शन करने पर लोग अपने समाज से निकाल दिए जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओज करप्ट पाए गए, करप्शन का शिकार पाए गए, समाज ने उनको निकाल फेंका और हर रोज टीवी पे आके रोते थे कि हमें माफ कर दो, माफ कर दो। समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता और हाथ ऊपर करके, एक बार तो बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ हाथ ऊपर करके खड़ा रहा पूरा दिन कि समाज से माफी मांगते हुए, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो आप हमारे देश में ऐसा इमेजिन करते हैं? हमारे यहाँ पर तो बोलते हैं कि अरे भाई हमारे चाचा विधायक है ना, बोलते हैं ना ये, तो क्यों कि विधायक है, फिर क्या हुआ, वो काम करवा लेंगे, काम करवा लेंगे। अरे भाई काम तो सबका होना चाहिए, नहीं, किसी का ज्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, किसी की पहुंच ज्यादा है, किसी की पहुंच कम, तो ये अनइक्वल सोसाइटी बन जाती है। अनइक्वल सोसाइटी बनने के बाद आपको धौंस भी जमानी है, बहुत से काम करने हैं, तो दैट इज करप्शन। जब आप अपने ऑफिस का मिसयूज शुरू करते हैं, दैट इज करप्शन। तो एथिक्स में ऐसे बहुत सी और बातें पढ़ते हैं, बहुत से लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जानना पड़ता है, और मेरे हिसाब से तो बहुत ही मज़ेदार एक ये सिलेबस का पार्ट बना दिया। मज़ा आता है, अच्छा इंसान बनने की एक शुरुआत है यहाँ पर। अच्छा इंसान बने ना बने वो तो बात की बात है ना, शुरुआत तो है। देन केस स्टडीज़ भी रहती हैं कि आप अगर इस सिचुएशन में हो तो आप क्या करेंगे। अच्छी केस स्टडीज़ होती हैं, मुश्किल केस स्टडी होती हैं, लिखना पड़ता है। ओके, तो ये 250 मार्क्स यहाँ पर भी हैं। यहाँ से 1750 नंबर आपने नंबर लिए और 1750 में लेट्स से आपका नंबर आ गया ऊपर वाला, पहुंच गई जी आप इंटरव्यू की स्टेज में। इंटरव्यू कॉल आ गई जी, इंटरव्यू कॉल आ गई, बहुत बहुत बधाई। और मज़ा ही आ जाता है इंटरव्यू कॉल का, जब आप अपने लिस्ट में नाम देखते हो। 2 4 5 दिन तो आपको बस बधाइयों के फ़ोन आते रहते हैं और
इमेजिन इतने फ़ोन आते हैं बधाई कि आपको, जितने आपको सिलेक्शन के बाद नहीं आएंगे। सिलेक्शन के बाद तो ना आप ऐसा हो टीवी टूवी पे आ जाओगे ना आप तो बहुत से लोग आपको फ़ोन ही नहीं करते कि अरे पता नहीं बड़ा आदमी हो गया। अब तो इंटरव्यू की जब कॉल आएगी ना तब सबसे ज़्यादा फ़ोन आएंगे आपको, सबसे ज़्यादा आपको मैसेजेस आएंगे, भाई मज़ा आ गया, बहुत ही ऑसम, भाई क्या चीज़ है ना। तो इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप पहुँचोगे आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए इंटरव्यू पहुँचे कुछ लोग, मैंने बताया 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 5 लाख प्री देने आए, 5 लाख में से कुछ 10,000 के आसपास, 10-12 हज़ार के आसपास जिन्होंने मेंस में लिखा है ना, जो मेंस क्वालिफाई कर पाए, मेंस में पहुँचे। मेंस में से कुछ 2,500-3 हज़ार जितनी भी वैकेंसीज थी उसके 2.5-3 गुना के आसपास यूपीएससी इंटरव्यू में बुलाता है। आप पहुँचते हैं इंटरव्यू के रूम में, और इंटरव्यू पे तो अनगिनत यहाँ पर चीज़ें, मूवीज़ एक्सेट्रा बन चुकी हैं, और कोई फेल हो गया इंटरव्यू में, कोई पास हो गया है ना, ऐसे वाली मूवी बन चुकी हैं। तो इसमें आपको एप्लीकेशन, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें आप पूरा अपनी कहानी सुनाते हैं कि मैंने कहाँ से कॉलेज में पढ़ाई करी, फॉर्म होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, हॉबीज़ के बारे में बताते हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में करी है, और पर्टिकुलरली कोई खास अवार्ड, स्कॉलरशिप मिली है तो उसके बारे में बताते हैं, उस पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एंड करंट अफेयर्स, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में आप बताइए इंदौर ही क्यों सबसे ज़्यादा स्वच्छ सिटी बनता है, बाकी क्यों नहीं बन पाते। और अगर गुजरात से आते हैं तो वो पर्टिकुलर पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए कि गुजराती खाना राजस्थानी खाना से अलग क्यों है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रॉडर एग्जांपल है ना। राजस्थान से आते हैं तो पूछते हैं कि बहुत से लोग बाहर जाके काम क्यों करते हैं, राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम ज़्यादा क्यों है ना। तो पंजाब में पूछते हैं कि पर्टिकुलरली ड्रग्स की प्रॉब्लम क्यों है। तो इसीलिए आपके हिसाब से करंट अफेयर्स, आपके राज्य के हिसाब से, आपके जो ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसके हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे। पर्सनालिटी चेक करने की कोशिश की जाती है, एक पूरा एक डिटेल्ड एक आपका एनालिसिस होता है वहां बैठ के, और कॉन्फिडेंट रह के ही इसको निकाला जा सकता है। जैसे प्री निकालते हो आप कॉन्फिडेंस और मेंस निकालते हो कॉन्फिडेंस से। जो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है वो प्री मेंस में थोड़ा सा दिक्कत खाएगा ही खाएगा, शायद सिलेक्ट ना हो पाए। सेम चीज़ ही है इंटरव्यू में, कॉन्फिडेंस की कमी है तो यहाँ छलकेगी, नंबर कम हो जाते हैं, रैंक भी पीछे आ जाता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस एटसेट्रा रिक्वायर्ड है, इस पर काम किया जाता है। इस पर सिंपल प्लान्स होते हैं, सिंपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सिंपल टेक्निक्स होती हैं जिसको यूज़ करके आप बढ़िया नंबर निकालने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद फाइनली लिस्ट में नाम आएगा, दिखेगा कुछ रैंक अच्छा जो आपने भरा होगा, IAS IPS IRS IFS है ना, जो फॉरेन सर्विसेज, ये वो, तो आपको मिल जाएगा, रैंक मिल जाएगा। तो ये एक लंबी जर्नी है यूपीएससी। अगेन आई रिपीट, आप यूपीएससी को जर्नी को इमेजिन कीजिए, और यूपीएससी की जर्नी ना बहुत पढ़ाई से भरपूर जर्नी है, और ना इसमें आपको सेंस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो आपको नंबर ऑफ आवर्स जो अकेले बैठ के बिताने हैं, अपने साथ बिताने हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये चाहता हूँ बताना कि आप घर से चलेंगे और एक बंद कमरे में जाके बैठ जाएंगे, मान लो दिल्ली पहुँचते हो, और लेकिन अभी तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दिल्ली वगैरह पहुँचने की, तो आप घर बैठ के भी पढ़ पाते हो अब तो, है ना। बहुत से बच्चे घरों से सिलेक्ट होते हैं, और हमारे साथ तो पर्टिकुलरली जो जुड़ते हैं स्लीपिंग क्लासेस वगैरह में हमारे साथ जुड़ते हैं, जो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं हम, तो मेजॉरिटी छोटे शहरों से हैं। छोटा शहर मतलब कि जैसे दिल्ली, अब देखें आप हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, और इवन फॉर दैट मैटर जो ईस्ट इंडिया में कोलकाता, ये थोड़े बड़े शहर हैं। तो इसके बाद अगर आप देखते हो स्लाइटली छोटे शहर हैं कौन से, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, है ना, ये छोटे शहर है, भुवनेश्वर छोटे शहर है, रायपुर, रांची। तो यहाँ से आप विटनेस करते हैं कि बहुत सारा बच्चा जुड़ता है ऑनलाइन में, क्योंकि बाहर रहना, कमरे का किराया एक्सेट्रा मुश्किल चीज़ है, बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। और इसी कारण से ही मैं चाहता हूँ इसी चैनल के माध्यम से कि ये एक जो जर्नी है जो मारो मार चल रही है, कौन सा सामान पढ़ूँ मैं, कौन सा सामान पढ़ूँ, थोड़ा ऑर्गेनाइज करें, थोड़ा समझें, थोड़ा एक चीज़ों को जो क्रेजीनेस है कि ये पढ़ लूँ मैं वो पढ़ लूँ, कोई वक्त का हिसाब किताब नहीं, नो, हम टाइमली मैनर में चीज़ें अचीव कर सकते हैं और ये करेंगे। तो इसी कारण से बस आप एक कोना ढूंढिए, कोई घर में, कहीं बाहर, लाइब्रेरी में, कैसे भी कोना ढूंढिए, किताबें सजाइए, टेबल सजाइए, पढ़ाई शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर ना मैं चाहता हूँ आपको बताना कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी सकते हैं जो शायद अभी तक यहाँ इस लेक्चर में इस पॉइंट तक पहुँचे ही नहीं। अगर आप पहुँचे हो, अगर आप इस पॉइंट तक पहुँचे हो तो स्टडी टेबल ज़रूर लिखना कमेंट में, ठीक है। लेट्स जस्ट सी कि बाकियों को कंफ्यूज करते हैं कि स्टडी टेबल क्यों लिख रहे हैं नीचे कमेंट्स में। स्टडी टेबल ज़रूर लिखना, जो स्टडी टेबल लिखेगा ना तो आई विल गेट अ फेयर आइडिया कि कोई देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा। एंड सपने लेना ज़रूरी है दोस्तों। अगर ना आप ना खुद को बड़ा इमेजिन नहीं करोगे ना, बड़ा अगर अचीव करता हुआ इमेजिन नहीं करोगे, तो
वो चीज़ डेफिनेटली बता रहा हूँ, वो अचीव करने के लिए आप उस दिशा में चलोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं कौन सी राह पकड़नी है। राह पकड़ने के लिए पहले इमेजिन करना पड़ता है। अगर मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली निकलना है, पहले मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं चलूंगा कैसे, जाऊंगा कैसे, कौन सी गाड़ी से जाऊंगा, खुद चलाऊंगा, बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा। तो मुझे इमेजिन करना पड़ता है कौन सा रूट अपनाऊंगा, गूगल मैप देखना पड़ेगा, किसी दोस्त से बात करनी पड़ेगी, इमेजिन करना पड़ता है। छोटे छोटे काम इमेजिन करते हैं, ये तो बहुत बड़ा काम है। यू हैव टू स्टार्ट इमेजिनिंग। एंड अगर इमेजिन सही नहीं कर रहे हो तो बहुत से बच्चे आएंगे, अनगिनत बच्चे, अनगिनत जो आपको दिखेंगे, जो पढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम देने जाएं ना देने जाएं, सबकी शक्लें सेम लगेंगी, सब परेशान। और अकॉर्डिंगली मैं आपको चाहता हूं बताना कि परेशानी की इतनी कोई बात नहीं है। अपने आप से जितना आपने खुद को टाइम देना है, 1 साल 2 साल 3 साल देना पड़ता है टाइम, मुश्किल एग्जाम है, तो आप टाइम दीजिए, अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो जाइए। एंड कंफर्टेबल जितना जल्दी हो जाएंगे उतना दिमाग आप पर हावी होना कम हो जाएगा। एफर्ट कीजिए, फोकस बनाइए, राइट रिसोर्सेज पकड़िए एंड राइट रिसोर्सेज को प्लान के हिसाब से डालिए। तो सिंपल चीज़ है दोस्तों। उसी के बाद ही जंग में आपको जाना पड़ेगा ना सोच के कि अगर न्यूक्लियर वॉर है, वहाँ मैं तलवार लेके ना निकलूँ, बेटर है ना, तो वहाँ पे मैं कोई ऐसा सूट पहन के निकलूँ जिसमें न्यूक्लियर रेडिएशन कम मेरे पे समाएगी। अगर तलवार वाली जंग है तो मैं अकॉर्डिंगली जो प्रिपेयर होकर निकलूँ। अगर बंदूकों की जंग है तो मैं अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होकर जाऊँगा। तो इसीलिए किस तरह की जंग है उस तरह के हाथ में हथियार होने ज़रूरी हैं। वही मैं आपको चाहता हूँ बताना। उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी ही ये मुश्किल एग्जाम इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सिलेबस है ज़्यादा। एंड ज़्यादा सिलेबस के लिए आपको ज़्यादा बैठना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों के लेक्चर सुनने पड़ेंगे, ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी। एंड ये इमेजिन करना, प्लीज़ आई रिपीट, प्लीज़ बंद करो ये इमेजिन करना कि बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे। पीपल आर वर्किंग वेरी हार्ड, पीपल आर वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड टू राइट गुड आंसर्स, टू कंप्लीट बुक्स, टू मेक नोट्स एंड देन मेकिंग एफर्ट्स टू रिटेन, जो उसको समा रहे हैं अपने अंदर, रिटेन करने में भी एफर्ट लगा रहे हैं। तो पहले तो स्टार्ट इमेजिनिंग यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू स्टॉप इमेजिनिंग दैट पीपल आर नॉट वर्किंग हार्ड। उनको बस ऐसे बैठे बैठे मिल रहा है सक्सेस कि बहुत टैलेंटेड था, हो गया सिलेक्शन उसका, शायद मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, है ना। अरे भाई पहले ही क्यों हार मान रहे हो, बस मेरा यही पॉइंट है, पहले ही क्यों हार मान रहे हो। एफर्ट करो एंड अकॉर्डिंगली जब लिस्ट में नाम दिखेगा ना, और अकॉर्डिंगली उसी दिन आपको शायद थोड़ा एहसास होगा कि ये हो सकता है, और बाकियों को बताना शुरू करोगे किया जा सकता है। तब तक तो यकीन ही नहीं होगा ना, जब तक नाम ही नहीं आएगा। तो इसीलिए इमेजिन करो, इमेजिन करोगे तो ही शायद सही दिशा में चलोगे। एंड दैट इज एंटायरली समथिंग विच आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू। इमेजिन करो। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी पीपीटी कहानी सिर्फ इसी के लिए मैंने अब आपको बताई, सुनाई। और स्टडी टेबल लिखना मत भूलना, ठीक है, कि अटेम्प्ट कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने लोग आ रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। और पर्टिकुलरली ना जैसे खुशी खुशी आओ, आधी जंग तो वहीं शुरू होती है ना। अगर उदास मन से ही आओगे तब तो पहले ही उदास हो गए ना। लंबी जर्नी है, खुशी खुशी आओ, खुशी खुशी आओ, एफर्ट करो। और 55 मिनट 50 सेकंड का ये लेक्चर अभी तक हो चुका ऑलमोस्ट। तो इतना टाइम लगाओगे ना, रोज रोज लगाना पड़ेगा आपको, लेक्चर सुनने पड़ेंगे, टीचर्स के साथ आपको बैठना पड़ेगा। सत्संग है यूपीएससी सत्संग है। आपको सत मतलब जो कह लो, जो पढ़े लिखे पहले से जो लोग हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स। औरों से सीखोगे जल्दी आगे बढ़ जाओगे। दैट्स इट। तो इसीलिए मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप मेडिसिन पढ़ते हैं, मैथमेटिशियन बनना है तो आप मैथ पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको कामयाब बनना है तो यू हैव टू रीड, यू हैव टू नो अबाउट सक्सेस के बारे में जानोगे तो जल्दी बन जाओगे। तो दैट इज माई एंटायर आइडिया। एंड लेकिन क्रेजी होकर सिर्फ सक्सेस के ही पॉडकास्ट है वो मत देखते रहना, ठीक है। तो पॉइंट बीइंग कि कामयाब लोग कैसे हुए थे उनके बारे में जानो, समझो एंड अकॉर्डिंगली मेक अ प्लान, फाइंड आउट बुक्स। Do not shy away from working hard. People are working hard. People have been working hard. Do not shy away from working hard. That is my only request to you. And comments में please study table लिखना मत भूलना। अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड आउट कि कितने बच्चे इसको सीरियसली देख रहे हैं। एंड मिलेंगे दोस्तों अपने अगले सेशन में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप। जल्दी सोओगे, टाइम से सोओगे, जैसे भी सो आप 6 घंटे 7 घंटे सो जाओगे, अच्छा लगेगा आपको। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे काम करने की एनर्जी आती है। ऑलराइट, ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।